जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे कला के माध्यम, स्वरूप एवं तकनीक वैसे वैसे कला के माध्यम, स्वरूप एवं तकनीक भी विकसित होती गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिम कला, आपको बता दें फंडामेंटल या कला के जितनी भी क्लासें चलेंगी, ठीक है, आज जो है हम कला फंडामेंटल की क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि आज फर्स्ट क्लास है। इसमें जितनी भी क्लासें चलेंगी, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लास कर लेते हैं, ठीक है, पूरा जो है, तो आप चाहे डीएसएसबी देने जाइए, केवीएस देने जाइए, नेट देने जाइए, कुछ भी आप देने जाएंगे, आपको जो है पूरा मदद यहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे प्रश्न जो है यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, लिखिए। होते रहे जैसे आदिम कला, होते गई जैसे आदिम कला जिसको प्रीमेटिव आर्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रीमेटिव आर्ट बोलते हैं। आदिम कला जो पत्थरों से प्रारंभ हुई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जहाँ से कला की शुरुआत हुई है, प्रारंभ हुई, ठीक है, तथा उसने विभिन्न चरणों में गुफा चित्रों, भित्ति चित्र, ठीक है, लघु चित्रों, कागज चित्र, ठीक, लकड़ी एवं मिट्टी, इसमें आपकी शिल्पकारी आ जाएगी। ठीक, आगे छापा कला, तैल माध्यम, छायांकन, फोटोग्राफी जिसे कहेंगे, छायांकन आदि विभिन्न माध्यमों से होते हुए कंप्यूटर युग तक का सफ़र तय किया है। कंप्यूटर युग तक का सफ़र तय किया है। कंप्यूटर युग तक का सफ़र तय किया है। प्रत्येक कला रूप हमारे इंद्रियों के माध्यम से ही महसूस की जाती है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला। चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, ठीक है। और ये है आपकी दृश्य कला। टोटल ये क्या है? दृश्य कला है, ठीक है। और ये जो है आँखों से महसूस की जाती हैं या देखी जाती हैं। आगे देखेंगे काव्य कला, संगीत कला। काव्य कला, संगीत कला, इसमें स्थापत्य भी आ जाएगा आपका चित्रकला, मूर्तिकला में। और ये आपकी हैं श्रव्य कला, ठीक है। ये आपकी जो है श्रव्य कला है। और ये जो है आपकी कानों से होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, नोट करके लिखिए।
जापान में सुगंध को कला माना जाता है। कला माना जाता है। जापान में सुगंध को जो है कला माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कला को अपने आप में कला को अपने आप में सच्चाई और सुंदरता के सदृश सच्चाई व सुंदरता के अदृश्य सॉरी यहाँ सदृश्य होगा, अदृश्य नहीं होगा, सदृश्य किसी एक परिभाषा में समाहित नहीं किया जा सकता। सुंदरता के सदृश किसी एक परिभाषा में समाहित नहीं किया जा सकता। समाहित नहीं किया जा सकता। समाहित नहीं किया जा सकता। ठीक, लिखिए। जैसे समाहित नहीं किया जा सकता, जैसे कला एक गुणवत्ता उत्पादन या सुंदर कला। ठीक है, क्या गुणवत्ता है, क्या उत्पादन है या सुंदर। ठीक है, कला को आप गुणवत्ता कहेंगे कि उत्पादन कहेंगे कि सुंदर कहेंगे, क्या कहेंगे। क्या है कि अभिव्यक्ति, सुंदर क्या है कि अभिव्यक्ति आकर्षण या सामान्य अभिप्राय से अधिक सार्थक है। सामान्य अभिप्राय से अधिक सार्थक है। ठीक है, कला एक गुणवत्ता उत्पादन या सुंदर क्या है कि अभिव्यक्ति आकर्षण या सामान्य अभिप्राय से अधिक सार्थक है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कला को जो है आप कोई गुणवत्ता, किसी उत्पादन, किसी सुंदर चीज में जो है इसको आप समाहित नहीं कर सकते, बल्कि क्या अभिव्यक्ति मतलब यानी कि जो आंतरिक भावनाएं होती हैं उसको अभिव्यक्त करना किसी भी अभिव्यक्ति या आकर्षण या सामान्य अभिप्राय से कहीं अधिक सार्थक है। आप चाहे जितनी अभिव्यक्ति कर लीजिए, ठीक है, और चाहे जितनी आकर्षण हो, उसमें आपके अंदर आकर्षण या किसी चीज के प्रति आकर्षण हो, लेकिन जब आप कला का अवलोकन करना स्टार्ट करेंगे तो हर बार क्या होगा, हर बार ये होगा कि कला एक कदम आपसे आगे निकल जाएगी। कैसे, इसका उदाहरण हम आपको बता देंगे। अभी प्लेटो हैं, वो कुछ बोले हैं तो उनका खंडन करते हुए जो है अरस्तु बोले हैं। अगर आप प्लेटो को एनालिसिस करिए तो प्लेटो को कभी आप गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन वहीं पे जब अरस्तु को एनालिसिस करेंगे तो उनको भी गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब वहीं पे महात्मा गांधी का एनालिसिस करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का करेंगे, फ्रायड का करेंगे, टॉलस्टॉय का करेंगे, आप किसी को भी गलत साबित नहीं कर सकते। और जब अभी उनका परिभाषा लिखाएंगे तब एक एक परिभाषा के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कोई गलत हो सकता है। यानी कि वही बात यहाँ पे आई, आप कला एक गुणवत्ता भी हो सकती है, उत्पादन या सुंदर, क्या आप क्या कह सकते हैं इसको, अभिव्यक्ति कहेंगे, आकर्षण कहेंगे, सामान्य अभिप्राय से भी अधिक सार्थक है। यानी कि जितना भी आप सामान्य अभिप्राय लगा लीजिए, चाहे जितनी क्षमता लगा लीजिए, जब उसका अवलोकन करेंगे यानी कि रिजल्ट आप देना चाहेंगे तो उस समय क्या होगा कि कला आपसे 2 कदम आगे निकल चुकी रहेगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। कलांति ददातित कलाम, कलांति ये जो है सूत्र है आपका ना, कलांति ददातित कलाम। इसका जो आपका अर्थ है ये है सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु। सौंदर्य यानी कि सुंदर की अभिव्यक्ति द्वारा, यानी कि जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जब उसको हम अभिव्यक्त करेंगे, यानी कि अपने सौंदर्य को अभिव्यक्ति अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो है हमारे अंदर जितनी सुंदरता है, सुंदरता का मतलब आप सीधा ब्यूटी मत समझिए, यानी कि पढ़ने की सुंदरता, लिखने की सुंदरता,
छोटी मोटी जितने भी ज्ञान की सुंदरता है उसको हम क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सौंदर्य व्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु, सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। कला है। जैसे सुख प्रदान करने वाली वस्तु, जॉब मिलेगा, आपके घर बनेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और ये आपको सुख देंगे। और जब इनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो आपको जो खुशी मिलेगी तो ये हो जाएगा सौंदर्य अभिव्यक्ति। वो किसी भी प्रकार का, किसी के द्वारा भी आपको जो है सौंदर्य की अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन समय में, तो आगे देखेंगे पॉइंट्स में। प्राचीन समय में मेहनत आप लोगों को अधिक हमसे करना होगा। जितना पढ़ाया जाएगा आप लोगों को जो है लिखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको याद करना होगा। प्राचीन समय में लिखिए, प्राचीन समय में तो शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। प्राचीन समय में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। कला मानी जाती थी। प्राचीन काल में शिल्प में ही जो है कुशलता कला मानी जाती थी। इसका मतलब आपको बता दें, इसका मतलब यह है कि प्राचीन समय में, यानी कि ऋग्वेद से पहले, या ऋग्वेद में ही बात कर लें, ठीक है, ऋग्वेद में ही बात कर लें, तो उस समय क्या था कि जो कला शब्द है ना, ये कला शब्द, इस कला शब्द का मतलब जो है आपका चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला वगैरह नहीं था। उस समय जो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला था, उसको जो है शिल्प के अंतर्गत माना जाता था। यानी कि उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था वो शिल्प था। आपको बता दें कि प्राचीन समय में जो कला के लिए शब्द प्रयोग होता था वो आपका शिल्प था। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ये कला शब्द है, सबसे पहले जो ये कला शब्द है, जिसका अर्थ हम आज क्या समझते हैं? सुंदरता, अभिव्यक्ति, सुंदरता, अभिव्यक्ति, आनंद, कुल मिलाकर के यही को हम समझते हैं। अभी जो है आप जो है बच्चों से पूछ लीजिए, छोटे बच्चों से पूछ लीजिए, इंटर में, हाई स्कूल में, जिसमें भी रहे, अगर वो कला सब्जेक्ट लिए हैं तो क्यों लिए हैं? कुछ बच्चे तो जो है उनको सुंदर लगता है वो रंगों से खेलना, इसलिए कला लेते हैं। कुछ बच्चों महत्व तो इतना नहीं देते हैं वो, क्योंकि अभी इसका इंपॉर्टेंट उनको नहीं समझ में आता है, ठीक है, लेकिन वो कला लेते क्यों हैं? और देखिए, छोटे बच्चे चाहे जितने मैथ में अच्छे हों, कक्षा 5 तक की बात कर रहा हूँ, चाहे जितने मैथ में अच्छे हों, साइंस में अच्छे हों, इंग्लिश में अच्छे हों, लेकिन जब उनको आप रंग दे देते हैं, कलर दे देते हैं, पेज दे देते हैं, तो पूरी पूरी कॉपी उनकी जो है रंगीन हो जाती है। क्यों? इसका कारण ये है कि उनको जो है कला सुंदर जो है लगती है, ठीक है, कला उनको सुंदर लगती है। तो यही कारण है कि प्राचीन समय में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। अर्थात इसका मतलब यह है कि कला आज की दृष्टि से सुंदर है, ठीक है, जो कला शब्द है आज की दृष्टि से सुंदर है, लेकिन तब सुंदरता शिल्प में, शिल्प के नाम से जानी जाती थी, उसके लिए कला शब्द यूज नहीं किया। चित्रकला ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप मूर्तिकला ले लीजिए, वास्तुकला ले लीजिए, इनके लिए कला शब्द यूज नहीं होता था। ऐसे सीधा समझिए, कला यूज नहीं होता था, शिल्प यूज होता था। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे प्राचीन समय में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी, ठीक है। आगे लिखेंगे इस समय तक कला के लिए, इस समय तक कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमने एक बार समझाया, फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि आज जब बच्चे कला लेते हैं, कला, बात देखिए, ये शिल्प और ये कला, आज पूछिए किसी बच्चे से शिल्प क्या होता है, ठीक है, 12 तक, उसको नहीं पता है। हमें और आपको पता है, वो बात अलग है। शिल्प उसे नहीं पता है, क्योंकि उसे कला पता है, और कला ही चित्र है। वर्तमान के दृष्टिकोण से मूर्ति है, स्थापत्य है, क्राफ्ट है, जितनी भी चीजें हैं आज की कला है। लेकिन ये चीजें जो आज हैं, चित्र, मूर्ति वगैरह, ये प्राचीन काल में कला नहीं थी। इसी कला को शिल्प कहा जाता था। क्लियर है? तो पहली बार कला शब्द कहाँ प्रयोग हुआ, पहली बार कैसे कला शब्द की खोज हुई, कहां से कला शब्द हमें सुनने को मिली, कहां से कला शब्द हमें पढ़ने को मिली, इसकी सबसे पहली बार प्रयोग कहां किया गया? ये प्रश्न तो बनेगा ना, और बनेगा क्या, बन चुका है, 2-4 बार पूछा जा चुका है। तो लिखिए, ठीक है, लिखिए सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में, लिखिए कला का सर्वप्रथम प्रयोग, कला शब्द लिख लीजिए, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में हुआ, ठीक है। तो सूत्र क्या था इनका उस समय? यथा कला
और इस कला का शिल्प से कोई लेना देना नहीं था। इस कला का चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, क्राफ्ट कला जो भित्तियों पर बने थे और जो आपके वैदिक काल में जितनी भी स्टोरियां हमारे सामने आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कलात्मक चीजें होती हैं, उन किसी चीज से भी संबंध इस कला का नहीं है। बस ये शब्द मिला, इसलिए हमने लिखा कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। यथा कला कैसे हुआ, यही वो जो है सूत्र है ऋग्वेद का, ये आपका सूत्र है यथा कला, यथा कला, यथा सफ, यथा सफ, यथा कला यथा सफ, ठीक। मघ श्रीण सैनयाम, मघ श्रीण से नयाम, यही जो है सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ये कला शब्द सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, लेकिन इसका संबंध चित्रकला से, मूर्तिकला से, स्थापत्य कला से नहीं था, नहीं था। केवल बस इस शब्द का हमें उल्लेख मिल जाता है। लेकिन अब एक समय आता है, ठीक है, लेकिन एक समय आता है, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। लिखिए, इसके बाद कला शब्द का, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग, यथार्थवादी प्रयोग। जानते हैं यथार्थवादी क्या है? यथार्थवादी मतलब होता है, यथार्थ मतलब सत्य, यथार्थ मतलब सत्य, यानी कि सत्यवादी यानी कि सच्चाई, ठीक है। उसी प्रकार से यथार्थवादी जाए, अब यथार्थवाद में पढ़ेंगे तो यथार्थवाद में क्या देखने को मिलता है, जैसा दृश्य सामने दिख रहा है वैसी आकृति, वैसा चित्र वो लोग अंकन करते थे, वैसा उनका विषय था। तो यथार्थवादी प्रयोग, सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग जो है हमें कहाँ पे, किस ग्रंथ में मिलता है? तो लिखिए, कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व, नाट्यशास्त्र जो प्रथम सदी ईसा पूर्व में लिखी मानी जाती है, में नाट्यशास्त्र में, अब देखिए वर्ड आया आपका मेन वाला, यानी कि कला, यानी कि शिल्प। तो इन्होंने इसी समय प्रथम सदी ईसा पूर्व में नाट्यशास्त्र को शिल्प और कला के रूप में जो है समझाया, ठीक है। कैसे? में, यानी कि नाट्यशास्त्र में शिल्प और कला दोनों शब्दों को, शिल्प और कला दोनों शब्दों को अलग अलग प्रयोग किया। ये पहली बार ऐसी घटना घटी, ठीक है, प्रयोग किया। जैसे ऊपर हम लोग जो है सूत्र के माध्यम से समझेंगे, ऊपर जो है हम लोग जो चरण है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लिखिए, न तज्ज्ञानम, न तज्ज्ञानम, न तज्ज्ञान, न तक्षशिल्पम, न तक्षशिल्पम, न तक्षशिल्पम, ताक्षशिल्पम है, ठीक है। न सा विद्या, न सा विद्या, न सा विद्या, न सा कला, लास्ट में आया सकला, न सा कला। लिखिए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, तत्शिल्पम, ऐसा कोई शिल्प नहीं। आ गया शिल्प, आ गया आपका चित्रकला, मूर्तिकला, पूरा शिल्प इन्होंने ला दिया यहाँ पे। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ठीक है, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ठीक है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई विद्या नहीं जो न सा कला, जो कला ना हो, खत्म हो गई सारी कहानी यहीं पे, ठीक है। अब ऐसा कोई भी विद्या नहीं, कोई भी विद्या को आप कैसे समझना चाहते हैं? विद्या को आप ऐसे समझना चाहते हैं, बिल्कुल एजुकेशन में जाकर के समझ लीजिए आप लोग, वो कोई भी विषय उठा लीजिए, चाहे भूगोल ले लीजिए, चाहे मैथ ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, एनी वन, कुछ भी, क्या कह दिए हैं? कला कह दिए हैं। कोई शिल्प नहीं, दुनिया का कोई भी निर्माण,
कला नहीं। दुनिया का कोई भी ज्ञान, यानी कि शिल्प से, एजुकेशन से हट करके व्यवहारिक चीज़ें, ज्ञान आपकी व्यवहारिक चीज़ों में आती हैं, वो कला न हो। यही तो कारण है कला विलास में 350, 86, 64, 64 बहुत सारी कलाओं का अपने ग्रंथों में लोग उल्लेख किए हैं। आप जो है अपनी जीवन शैली से संबंधित जो है केवल 64 कामसूत्र की 64 कलाओं को देख लीजिए, आपका जीवन कंप्लीट हो जाएगा। चोरी से लेकर के सोना खाना पीना सब कला है, ठीक है। तो आपका ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि न तज्ज्ञानम न च शिल्पम न च विद्या न च कला नामक सूत्र जो है किस ग्रंथ में है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है हमारे ऋग्वेद में है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को, ये चीज़ें जो है बिल्कुल फैक्ट हैं, ये रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ये जो वर्ड हम लिखाने जा रहे हैं रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में, ठीक है, नर्तक, वादक और गायक को, नर्तक अभी बता देंगे प्रश्न कैसे बनेगा, गायक तथा वादक को नर्तक, गायक तथा वादक को शिल्पी कहा है। अब आप बात समझिए हमारी। नर्तक, गायक और वादक को शिल्पी कहा है, यानी कि समय आ गया अष्टाध्यायी का और ये कलाकार मानते ही नहीं है। आज भी ये शिल्पी मानते हैं, कैसे संभव बताइए? आज भी जो है ये शिल्पी मानते हैं। तो हमें ये समझना है कि अब आपको ये समझना किस पुस्तक में, प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस पुस्तक में जो है नर्तक, गायक और वादक को शिल्पी कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ हमें जो है समझना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात हमें समझना, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हो ही रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार ये चित्रसूत्र, इसमें जो है आपका एक अध्याय है, चित्रसूत्र के अनुसार कला लिखिए, कला नाम प्रवरम चित्रम। देखिए चित्रकला को कितना चढ़ा बढ़ा करके जो है बोला गया। इसमें लिखिए धर्म कामार्थ मोक्षदम, ठीक। आगे मांगल्यम प्रथम होतद गृहे यत्र प्रतिष्ठम, ठीक। इसका अर्थ क्या है, इसमें जानते हैं हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र के अनुसार, यानी कि जो उसमें चित्रसूत्र है, ठीक है, उसी में जो है ये दो, इस मतलब ये लाइन है, चरण कह सकते हैं, ठीक है, सूत्र कह सकते हैं। ये पता क्यों बोला गया है? ये जो है बोला गया है कला के बारे में। अभी देख लिया हम लोग जो है कला के बारे में ही देख रहे हैं, ये कला के बारे में बोले हैं, कला की तारीफ किया गया है, और यही ग्रंथ है आपका चित्रसूत्र, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण नामक जो ग्रंथ है, आपको सबसे पहले बता दें कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण नामक ग्रंथ है, इसमें जो है आपके चित्रकला को श्रेष्ठ माना गया है। सबसे अधिक अगर श्रेष्ठ किसी को माना गया है तो चित्रकला को माना गया। बहुत सारी कलाएं हैं ना, कलाओं की गिनती नहीं है, लेकिन चित्रकला को सबसे श्रेष्ठ कहाँ पर माना गया है? तो धर्मोत्तर पुराण में माना गया है। क्लियर है? और उसके बाद से एक जब हम लोग चित्रकला के अंग पढ़ेंगे आगे, तो चित्रकला के अंग पढ़ते समय ये देखेंगे कि चित्रसूत्र में जो है सादृश्य जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, यानी कि जो सादृश्य आपका आता है सरंग में, सादृश्य को चित्रसूत्र में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। मांगल्यम प्रथम हतो गृह यत्र प्रतिष्ठम, ठीक है। इसका अर्थ लिखिए आप लोग, कला से मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ हों, लिख लीजिए, कला से मानव के जीवन के चारों पुरुषार्थों तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। देखिए धर्म काम अर्थ तथा मोक्ष,
की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा रहती है, जिस घर में गृह यत्र प्रतिष्ठिम, जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा रहती, देखिए कला को कितना चढ़ा बढ़ा करके प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। प्रतिष्ठा रहती है वहाँ सदा, प्रतिष्ठा रहती है वहाँ सदा, मंगल वहाँ सदा मंगल की उपस्थिति होती है। सोचिए, अगर आपके घर में चित्र लगे हुए हैं, हमारे घर में चित्र लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमेशा जो है मंगल की उपस्थिति रहेगी। मंगल का मतलब शुभ होता है। ठीक है, शुभ अवसर जो है हमेशा हमें प्राप्त होते रहते हैं। इसी के बारे में जो है ये कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अब कला के आगे बढ़ेंगे। लिखिए, अभी क्या है, अभी हमने ये देखा कि कला जो है हमारा कैसे उत्पन्न हुआ। जितना हमने क्लास लिया अभी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि अभी जो है हमने कहाँ तक आए हैं। अभी हम कला को ही डिफाइंड कर रहे हैं पुराने ग्रंथों से। अभी जो है हम कला को ही डिफाइन कर रहे हैं पुराने ग्रंथों के बारे में। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किए थे कि जैसे जैसे मानव की उत्पत्ति हुई, और मानव की उत्पत्ति होने के साथ साथ जो है कला की शुरुआत हो गई। क्लियर है, मानव की उत्पत्ति होने के साथ साथ जो है कला की शुरुआत हो गई। ठीक है, प्रिमेटिव आर्ट यानी प्रागैतिहासिक काल में जो आदिमानवों की काल थे, आदिमानवों का चित्र था, वहाँ से जब हमारा चित्रकला निकल करके आया, और चित्र जब निकल करके आया तो होता ये है कि निकलने के साथ साथ वो विकसित होने लगा, समय के साथ परिवर्तित होने लगा। कभी गुफाओं में गया, कभी शिल्पों में चेंज हुआ, कभी कंप्यूटर में, आप वर्तमान में आ गया। बीच में जो है चेंजिंग इस तरह से होता रहा कला में। उसके बाद कला बढ़ती गई। लेकिन वो कला जो शब्द है, ये जो कला आया, ये कहाँ से आया, कला शब्द जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में हमें ऋग्वेद में जानकारी सबसे पहले मिलती है। लेकिन उसका मतलब शिल्प नहीं था। उसके बाद शिल्प और कला को जो है भरत मुनि ने डिफाइंड कर दिया। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि दुनिया का कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या, कोई भी जो है जो शिक्षा है, ये हमारा कला ही है। इसके अलावा जो है कुछ नहीं है। और यहाँ से कला में जो है हम लोग सब कुछ देखने लगे। ठीक है, चाहे ज्ञान हो, चाहे मूर्ति चित्र हो, चाहे कोई विद्या हो, सब हमारी कला हो गई और कला हमें ऐसे मिलने लगी। तो ये तो हमारे भारत का जो है एक प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, भारत में प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारा कला सामने निकल के आया। अब कला के दो पहलू और हैं, कला के दो पहलू और हैं, ये लिखना नहीं है, बता रहे हैं आपको। कला के दो पहलू और हैं, एक तो है यूरोपियन पहलू और एक है आपका भारतीय पहलू। यानी कि जो कला शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम देखेंगे। तो लिखिए आप लोग, यूरोप में भी कलाओं के लिए, अभी हम लोग कला ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूरोप में भी कलाओं के लिए, यूरोप में भी कलाओं के लिए शिल्प के समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता था। शिल्प के समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता था, शब्दों का प्रयोग होता था, शब्दों का प्रयोग होता था। कैसे, आप समझिए हमारी बात को। शिल्प के समानार्थी शब्द हम बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं, शिल्प के समानार्थी शब्द की बात कर रहे हैं। हम जो है कला के समानार्थी शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिल्प के समानार्थी शब्द। तो कैसे हैं, बहुत सारे हैं। लिखिए, यूनान यानी कि ग्रीक में या ग्रीस में, यूनान, ग्रीक या ग्रीस में, ग्रीस में कलाओं को देखने, कलाओं को देखने कहा जाता था, कहा जाता था, कलाओं को देखने कहा जाता था। जिसका अर्थ क्या होगा, कला नहीं शिल्प, जिसका अर्थ शिल्प होता है, जिसका अर्थ शिल्प होता है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर कहाँ से कला आ गया। अभी तक तो ये लोग भी शिल्प को ही भारत में शिल्प कहते थे, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में शिल्प कहते थे, यहाँ पे सब देखने कहते थे। क्योंकि दो ही जो है, हम लोग चूंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो भारत के पौराणिक के हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब बात करेंगे ग्रीक या यूनान या प्राचीन यूनान का भी इतिहास अपने आप में बहुत प्राचीन है, तो वहाँ पे देखने शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, लिखेंगे, इसी प्रकार 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसी प्रकार 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी के आर्ट शब्द का विकास, अंग्रेजी के आर्ट शब्द का विकास, अंग्रेजी के आर्ट शब्द का विकास प्राचीन लैटिन शब्द, प्राचीन
लैटिन शब्द, प्राचीन लैटिन शब्द आर्स से ही हुआ है, आर्स से ही हुआ है। अब हम बता रहे हैं आपको, एक आपकी है लैटिन भाषा, क्लियर है, एक आपकी है लैटिन भाषा। पता है लैटिन भाषा में जैसे हमारे भारत में ऋग्वेद के पहले कोई बैठ करके मूर्ति बना रहा था, 4 लोग आए, बोले वो देखो शिल्प की रचना कर रहा है, वो देखो शिल्प की रचना कर रहा है। ये कहाँ तक इतिहास मिलता है? शिल्प का इतिहास सर्वप्रथम कहाँ तक मिलता है? हमारा ऋग्वेद में जो कला शब्द हुआ है प्रयोग, ये शिल्प के लिए हुआ नहीं है, हमने नीचे काटा था, बताया था। तो ये कहाँ तक मिलता है? यानी कि शिल्प शब्द चित्रकला मूर्तिकला वगैरह के लिए, यानी कि भरत मुनि के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के नाट्यशास्त्र से पहले तक शिल्प ही कहा जाता था, केवल और केवल शिल्प ही कहा जाता था। तो ऐसे हम समझेंगे कि जब उस समय तक शिल्प कहा जाता था तो कला हमारा नहीं था, लेकिन जब भरत मुनि आए नाट्यशास्त्र में उन्होंने एक तरफ कला कह दिया, एक तरफ शिल्प, दोनों को डिफाइंड कर दिया, तो हमें शब्द मिल गया जो है कला, हमें शब्द मिल गया कला, और कला के अंतर्गत ये सब आने लगा। उसी प्रकार से जो मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठ करके चित्र बना रहा है, तब तक लैटिन भाषा जो आपकी है इसके जानने वाले, ठीक है, लैटिन भाषा के जानने वाले कुछ लोग आए और वो लोग क्या बोले, वो देखो आर्स बना रहा है, वो देखो आर्स बना रहा है। तो कुछ लोगों ने जब आर्स शब्द यूज किया तो हो सकता है वहीं पे कोई अंग्रेज रहा हो, वहीं पे कोई अंग्रेज बैठा रहा हो, तो उसने विचार किया ये आर्स है क्या, उसने विचार किया ये आर्स है क्या। तो फिर जब उसके बारे में डिक्शनरी में खोजने लगा, तब उस आर्स का अर्थ उसने ढूंढा, आर्स का अर्थ ढूंढा, तो आर्स का अर्थ निकल करके आया जो है बनाना, पैदा करना, ठीक है, बनाना, पैदा करना, ठीक है, संयोजित करना, यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज को बना रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज को पैदा कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज को संयोजित कर रहा है, और किसी चीज को संयोजित करना, बनाना, पैदा करना ही हमारा क्या हो गया, आर्स हो गया, शिल्प हो गया, कला हो गया। तब जो है उस अंग्रेज ने उसी आर्स से परिवर्तित करके एक शब्द जो है आर्ट बनाया, और ये हो गया आपका लैटिन भाषा का रूपांतरण अंग्रेजी भाषा में। तो इस प्रकार से जो है हमारा आर्स लैटिन भाषा का आर्ट अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कला का अर्थ एवं परिभाषा, कला का अर्थ एवं परिभाषा, ये तो था हमारा कला के बारे में। नहीं, एक चीज और देख लीजिए, ठीक है, ये तो हो गया अंग्रेजी। अब हम भारतीय दृष्टिकोण से भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लिखिए, कला की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के अब देखिए, कोई कुछ बना रहा था, वही स्टोरी यहां भी आएगा। तो वहां पे कोई वैदाचार्य पहुंच गए और उन्होंने फिर जो है उस बनाने की तकनीकी को देखा और वो उसको कल कहा गया या कंग कहा गया, और उसी से कला की उत्पत्ति हो गया। कला की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कड़ का मतलब जानते हैं, ये कंग, ठीक है, और ये कल, दोनों हमें जो है देखने को मिलता है, मानी जाती है, ठीक है। उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कंग, कल, धातु, इसको हम शब्द भी कह सकते हैं, शब्द से मानी जाती है, क्लियर है, मानी जाती है। आगे देखेंगे हम लोग, इसके अलावा मानी जाती है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ होता है, लिखिए, प्रेरित करना, सुंदर, मधुर, प्रेरित करना, ये आपके भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग है, प्रेरित करना, सुंदर, मधुर, व सुखदाई, ठीक। तो ये जो है आपके कल, कण, धातु का जो है मतलब हो गया, ठीक है। इसी आधार पर भारतीय दर्शन के, यानी कि ये जो आपका कल धातु है, इसी आधार पे, ठीक है, इसी आधार पर यानी कि ये जो आपका प्रेरित करना, सुंदर, मधुर व सुखदाई शब्द है, इसी आधार पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, इसी आधार पर भारतीय दर्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर को एक शब्द मिल गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी के आधार पर एक शब्द मिला भारतीय दर्शन में, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार कला, इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, वो भी हम लिखा देंगे, भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम
शिवम, शिवम और सुंदरम है, सुंदरम है, ठीक है। जिसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने शब्दों में, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने शब्दों में, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में कहा है कि अब ये कथन भी हो गया, आप इसको कथन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो सत्य है, जो सत्य है, ठीक है, जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है, वही कला है, वही कला है। अब एक चीज और बता दें, ये तो हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया लाइन, लेकिन वास्तव में अगर सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब होता है, वास्तव में अब देखिए कैसे परिवर्तित हुआ। उन्होंने इस शब्द को अपने द्वारा या अपने हिसाब से प्रयुक्त किया और पूरा इसका परिभाषा बदल दिया उन्होंने पूरी तरह से। जो हमारा भारतीय ग्रंथ में सत्यम शिवम सुंदरम मिलता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो सत्य है वही सुंदर है, मतलब जो सत्य है सुंदर है वही कला है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ हम लिखा देते हैं, जो सत्य हो, जो सत्य है, बट शिवम यानी कि जो सत्य है और कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, वही सुंदर है, वही सुंदर है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा सेंटेंस बदल दिया, तो इसका अर्थ कुछ और यहां पे लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। यहां पे लिख लीजिए वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ यही है कि जो सत्य है और कल्याणकारी है वही सुंदर है, वही सुंदर है, ठीक है। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर तो ये बोले हैं, जो कि अपने शब्दों में, यहां पे देखिए लिखा है, अपने शब्दों में कहा है कि जो सत्य है सुंदर है वही कला है। इन्होंने तो अपने शब्दों में कह दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कला के बारे में कुछ और चीजें। विद्वानों ने लिखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, अगला पॉइंट से लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के भांति ही रविन्द्रनाथ टैगोर के भांति ही अन्य विद्वानों ने भी कला को परिभाषित किया है, परिभाषित किया है, ठीक है। नंबर 1 पे लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए आप लोग प्लेटो, नंबर 1 पे लिखिए प्लेटो से पहले इनके गुरु सुकरात को लिख लीजिए, सुकरात को लिखिए। कला का धर्म अदृश्य को सादृश्य बनाना है, कला का धर्म अदृश्य को सादृश्य बनाना है, कला का धर्म अदृश्य को सादृश्य बनाना है। नंबर 2 पे प्लेटो, नंबर 2 पे प्लेटो लिखिए। कला सत्य की अनुकृत है, कला सत्य की अनुकृत है, कला सत्य की अनुकृत है, ठीक है। प्लेटो ने कला को छल कपट माना है, छल कपट माना है, ठीक है। आगे देखेंगे, कला इन्हीं का है, सत्य से 2-3 गुनी दूर है, ठीक है, दूर है, ठीक है। आपको बता दें पहले जो है 2-3 दूरी क्या है, ठीक है। जो कला है सत्य से 2-3 दूरी क्या है, इसको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या है 2-3 दूरी, ठीक है। बताइए, सबसे पहले पेड़, पहाड़, नदियों इत्यादि को किसने बनाया? तो भगवान ने बनाया, सत्य ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। ये तो हो गया पहला स्टेप कि भगवान ने इसको बना दिया है। इसी को देख करके जो है लोग कॉपी करके जो है
नेचर का चित्रण करते हैं तो एक तरह से ये दुगनी दूर हो गई। इसी जो है पेड़ों को काट करके बढ़ई जो है लकड़ी बना लेता है, सॉरी कुर्सी बना लेता है, ठीक है। बढ़ई क्या करता है, पेड़ों को काट करके इनकी लकड़ियों से कुर्सी बनाता है, फिर इस कुर्सी को मॉडल के रूप में रख के चित्रकार चित्रकारी करते हैं, ये भी होता है, ठीक है। मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है और मनुष्य को न जाने कितनी मूर्तियां, न जाने कितने चित्र जो है चित्रकारों ने बनाया, यानी कि मनुष्य ईश्वर, उसके बाद इसकी कॉपी तो 2 गुनी, और कहीं कहीं पे जो है पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा, फिर बढ़ई द्वारा बनाया गया चित्रकार, इस तरह से 2-3 गुनी दूर है और ये भी जो है आता है। अब ये क्या है, भगवान ने बनाया पेड़ को, भगवान ने बनाया पहाड़ को, इन्होंने बनाया नदियों को, और इनको बनाया चित्रकारों ने। इन सब चीज़ों को बनाया चित्रकारों ने, चाहे कलाकार हो, उपयोगी हो, चाहे आपकी। अब इसके आगे जो है होता क्या है, चोरी किए कलाकारों ने, तो यानी कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। तो इसीलिए क्या किया चित्रकारों ने, चोरी किया प्रकृति का, यानी कि नकल किया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नकल करना, ये सब इन्हीं का वर्ड है। नकल करना, आप लोग मानते हैं ना नकल करना बुरी चीज़ है, नकल करना बुरी चीज़ है, नकल करना बुरी चीज़ है, और सभी कलाएं नकल करती हैं, और सभी कलाएं नकल करती हैं। इसलिए क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। बस इनका कहना सही है। कला सत्य से 2-3 गुनी दूरी है, वो भी हमने समझा दिया। कला सत्य की अनुकृत है, यानी कि जो सत्य है यानी कि भगवान की अनुकृत है। कला कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है भगवान की अनुकृत है। चलिए आगे देखेंगे। प्लेटो हो गए आपके, अरस्तु, इन्हीं के शिष्य अब आगे नंबर 3 पे अरस्तु, ठीक। अरस्तु, कला अनुकरणीय है, कला अनुकरणीय है या अनुकरण है, यानी कि अनुकरण का मतलब होता है नकल। आगे देखेंगे बामगार्टन, नंबर 4 पे बामगार्टन, सौंदर्य शास्त्र के पिताजी हैं ये, बामगार्टन जनक हैं ये। कला प्रकृति की अनुभूति है, कला प्रकृति की अनुभूति है, कला प्रकृति की अनुभूति है। आगे देखेंगे हीगेल, नंबर 5 पे हीगेल, लिखिए कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने की माध्यम है, ठीक है। कला प्रकृति की अनुभूति है। आगे देखेंगे नंबर 6 पे, नंबर 6 पे देखेंगे क्रोचे, नंबर 6 पे क्रोचे। क्रोचो ने कला के बारे में क्या कहा है, लिखिए कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। अब देखिए क्रोचो यही है जो इंस्टीट्यूशन का जो है इन्होंने थियरी दिया है। कैसे, अच्छा अब आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति, अभी तक तो आंतरिक चल रहा था ना, आदि भौतिक सत्ता, भौतिक सत्ता यानी कि जितनी भौतिक सत्ताएं हैं, हीगेल ने कहा है, यानी भौतिक का मतलब होता है जो दुनियावाई की चीज़ें हैं। उसी प्रकार से कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति, बाह्य प्रभाव मतलब क्या, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे सामने कोई घटना घट गई, यानी कि हम उससे बाहरी घटना है ना, आंतरिक घटना तो है नहीं, बाहरी घटना घटी हमारे सामने और उससे जो है हम प्रभावित हो गए, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि अब जो है हमने उसको चित्र के माध्यम से, कला चित्र ही में नहीं होता, मूर्ति कला में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी हमने पहले बता दिया, न जाने कितनी चीज़ें हैं कला। किसी भी चीज़ से आप, किसी भी माध्यम से आप उस घटना को प्रेजेंट करेंगे तो यानी कि कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो बाह्य प्रभाव है उससे आप, और यही है इंस्टीट्यूशन, यानी कि आंतरिक, यानी कि बाहर से आया, अंदर से प्रेरित किया, उसके बाद हमने अभिव्यक्त कर दिया। इसीलिए इंस्टीट्यूशन की थ्योरी जो है क्रोचे को ही माना जाता है, कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। क्रोचे के बाद लिखते हैं हम लोग रस्किन के बारे में। रस्किन, रस्किन लिखिए कला ईश्वरीय कृत के प्रति, कला ईश्वरीय कृत के प्रति, कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, मानव आह्लाद की कला ईश्वरीय कृत के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। एक और आ जाता है एग्जाम में, कला अभिव्यक्ति है, बस सिर्फ इतना आता है, कला अभिव्यक्ति है। आगे नंबर 8 पे देखिए
टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय ने क्या कहा है, बहुत जो है सिंपल तरीके से समझिए। अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि, अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि प्रेक्षक के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो। प्रेक्षक यानी कि दर्शक के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो, वही कला है, वही कला है। न जाने कितनी ऐसी आपके सामने स्टोरियाँ होंगी, ठीक है। अगर कोई कॉमेडी फिल्म बनाता है तो आपको देख करके हंसी आती है, और उसके बाद अगर कोई हॉरर बनाता है तो आपको देख करके डर लगने लगता है। रात में लोग हॉरर देखना पसंद नहीं करते हैं, और इन्होंने ही, टॉलस्टॉय ने कम्युनिकेशन का सिद्धांत का थियरी दिया है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन का है, यानी कि हम जो समझाना चाहते हैं अगर सामने वाला समझ रहा है तो वही कला है। आगे देखेंगे नंबर 9, और नंबर 9 पे है हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड, और इन्होंने जो है बच्चे का उदाहरण देते हुए कला क्रीड़ा माना है। कला क्रीड़ा है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला को खेल खेल में शुरुआत कर दिया था, वही इनका भी मानना है। चलिए आगे देखते हैं। हर्बर्ट रीड के अलावा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, लिखिए, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। आगे देखेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, लिखिए, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। अभिव्यक्ति यानी कि जो आप अभिव्यक्ति करते हैं, अगर उसमें कुशल शक्ति है तो वही कला है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति, कुशल शक्ति कला है। आगे देखेंगे पिकासो। पिकासो, कला एक ऐसा असत्य है, कला एक ऐसा असत्य है, कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। जिससे हमें सत्य का बोध होता है, सत्य का बोध होता है। चलिए आगे देखते हैं। पिकासो के बाद P.N. चोयल। P.N. चोयल, इन्होंने क्या कहा है, परमानंद चोयल ने, कला मानव को अभिव्यक्ति देती है। कला मानव को अभिव्यक्ति देती है, अभिव्यक्ति देती है। आगे देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 4 पे। रविंद्रनाथ टैगोर, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। फ्रायड, नंबर 15। फ्रायड, लिखिए, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का, यानी कि जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं अचानक से बाहर जो निकल के आती हैं, कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ठीक है, लिखिए, लिखिए, नोट करके लिखिए। वर्तमान समय में कला का अर्थ, वर्तमान समय में कला का अर्थ ललित कला से है। ललित कला, ठीक है, फाइन आर्ट से है। अब सीधा मतलब है कि अगर कोई बोलेगा कला बनाओ, सीधा बोलेगा कला बनाओ, या लोग कहते हैं कुछ अपनी कला दिखाओ। देखिए ये बिल्कुल कॉमन बात मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन बात बोल रहा हूँ, एकदम से कॉमन बात। आप किसी से बोले अच्छा ठीक है थोड़ा अपना कला दिखाइए, आप क्या करेगा, आपको डांस दिखा देगा,
हो सकता है उसको डायलॉग आता हो, डायलॉग दिखा देगा, सुना देगा। हो सकता है उसको संगीत आता हो, दिखा देगा। हो सकता है उसको वादन आता हो, दिखा देगा। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है? हो सकता है उसको जो है हंसाने आता हो, दिखा देगा। ये डांस, डायलॉग, हंसी, वादन, संगीत सब आपकी मंचन कला के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद आप किसी से बोल दीजिए थोड़ा कुछ कला बनाओ, क्या बना देगा? कार्टून बना देगा। किस में आ जाएगा? चित्रकला में चित्र बना देगा, मूर्ति बना देगा, स्थापत्य बना देगा, सब किस में आ जाएगा? दृश्य कला में आ जाएगा। और कुल आपकी कला कितनी है? 5 हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। हाँ देखिए, और आपको क्या कर सकता है कि अगर आप कहेंगे कुछ अपनी कला दिखाओ तो आपको कुछ काव्य कविता सुना देगा। हो सकता है तत्काल तुरंत जो है शायरी बना दे या कविता बना दे। इससे ज़्यादा वो कोई भी आप किसी से पूछ करके या किसी से ट्राई करके आप देख सकते हैं। या तो आप कहिए कला दिखा दो या तो कला बना दो, इससे बाहर वो नहीं निकलेगा। ठीक है, हालांकि खाना बनाना भी कला है। जाके आप किसी से बोलिए, ठीक है, कि आप अपना जो है कुछ कला बनाओ, तो वो कभी भी आपको रोटी सब्जी बना के नहीं खिलाएगा। ठीक है, क्योंकि कला का जो अमूमन अब अर्थ माना जा रहा है वो ललित कला या फाइन आर्ट ही माना जा रहा है, उसी से संबंधित माना जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में, ठीक है, हम लोग कला के बारे में या कला की जो इन लोगों ने अर्थ बताया है या कला कैसे उत्पत्ति हुई है ये देखे हैं। अब कल जो है दूसरी क्लास में हम लोग देखेंगे कला के वर्गीकरण के बारे में कि कला का कैसे बंटवारा हुआ है। ठीक है, चलिए।